लंच टाइम खत्म होने वाला था। अंकुर और राघव खाना खाने के बाद अपनी क्लास के कॉरिडोर के पास ही खड़े थे। राघव के चेहरे पर अभी तक टेंशन थी। देखकर अंकुर बोला, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अपने दिल का हाल विवेक को बता देना, और अगर फिर भी रास्ते से ना हटे तो थोड़ी बहुत धमकी वगैरह दे देना। राघव ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो लोग जाने ही वाले थे कि तभी अंकुर को राधिका गुप्ता अपनी तरफ आती हुई देखी। उस बिल्डिंग में कंप्यूटर साइंस के अलावा आईटी की क्लास भी चलती थी। आईटी के सेक्शन की लड़की थी राधिका, जिस पर कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों क्लासेस के लड़के लाइन मारते थे। राधिका को अपनी तरफ आते हुए देखकर अंकुर मुस्कुराकर बोला, आए राधिका। वो राधिका के चेहरे पर गुस्से के भाव तब तक देख नहीं पाया जब तक वो उसके एकदम पास ना पहुंच गई। इससे पहले कि अंकुर कुछ समझ पाता, एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ अभी क्या हो गया। आसपास से जा रहे स्टूडेंट्स भी वहीं के वहीं थमकर तमाशा देखने लगे। बगल में खड़ा राघव भी अपनी परेशानी भूलकर एकदम से बोल पड़ा, राधिका, ये क्या हरकत है? राधिका ने राघव की तरफ देखकर कहा, मेरी हरकत तुम्हें दिख गई और अपने दोस्त की घटिया हरकत के बारे में पता भी है तुमको? अंकुर को समझ में नहीं आया कि उसके साथ अभी हुआ क्या। उसे बस दर्जनों नजरें अपनी ओर घूरती महसूस हो रही थी। राघव ने राधिका से पूछा, ऐसा क्या कर दिया इसने कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे इतने लोगों के सामने इसे तमाचा मार दिया? गुस्से से कांपती राधिका ने अपने दाएं हाथ में फोन थाम रखा था। वो फोन को राघव की तरफ बढ़ाती हुई बोली, ये देखो कि इसने मुझे फेसबुक पर मेरे इनबॉक्स में क्या मैसेज भेजा है। राघव उससे फोन लेकर मैसेज पढ़ने लगा। इतनी देर में अंकुर ने धीरे से कहा, क्या बकवास है? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। राधिका भौहें तानकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा रहेगा। तुम जरा पढ़कर सुनाओगे कि इसने मुझे लिखकर क्या भेजा है? राघव मैसेज पढ़ते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो राधिका, और अगर किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने जल्द से जल्द अपने बॉयफ्रेंड शेखर को नहीं छोड़ा तो उसे जान से मारकर उसकी लाश को जमीन में गाड़ दूंगा। अंकुर के चेहरे पर हैरत के भाव देखकर राधिका बोली, इस तरह से अनजान बनने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखा था तुमने कि शेखर को जान से मार दोगे? जानते हो शेखर के पापा कितने बड़े मिनिस्टर हैं? उसने उंगली भी हिला दी ना तो इस कॉलेज से 2 मिनट में पत्ता साफ हो जाएगा तुम्हारा। अंकुर का गला भर आया था। उसने दबी सी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें ये मैसेज मिले कब? मैंने तो आज पूरे दिन अपना फेसबुक अकाउंट खोला ही नहीं। राधिका बहुत गुस्से में थी और कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लग रही थी। वो छूटते ही बोली, ओ प्लीज, अब ये भोली सूरत मत बनाओ। अगर गलती पकड़ी गई है तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखो। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूं, लेकिन अगर अगली बार से मेरे या किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की ना तो समझ लेना कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। इतना कहकर राधिका किसी तेज हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गई। जब वहीं आसपास खड़े लोगों की समझ में आ गया कि तमाशा खत्म हो चुका है, वो भी अपने अपने रास्ते चले गए। अंकुर पूरी तरह सहम गया था। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि उसके लिए यह घटना कितनी अप्रत्याशित थी। राघव ने उससे पूछा, ये सब क्या है अंकुर? उस लड़की को इस तरह का मैसेज क्यों कर दिया तूने? शेखर की गर्लफ्रेंड से पंगा लेना वाकई में समझदारी का काम नहीं है। अंकुर चिढ़कर बोला, अरे मैंने उसे कोई मैसेज नहीं भेजे थे यार। इस पर राघव बोला, अरे अब इस पर भी क्या झूठ बोल रहा है भाई? साफ साफ दिख रहा था तेरी फेसबुक आईडी से भेजा गया ये मैसेज। मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं उसे। वो तो शुक्र मना कि उसने तुझे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगर कोई एक्शन ले लेती ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, मैं आज लंच के बाद वाली क्लास अटेंड नहीं करूंगा, मूड नहीं कर रहा मेरा। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। अंकुर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक लंच टाइम खत्म हो गया और 2 बजे तक सभी लोग एक एक करके क्लास में वापस लौट आए। अंकुर अकेला ही पीछे वाली सीट पर मायूस सा बैठा ही था कि तभी उसकी नजर विवेक और श्रुति पर पड़ी, जो अभी अभी क्लास में आए थे। उन दोनों ने एक साथ अंकुर की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। ये देखकर अंकुर को करारा झटका लगा। उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। तब तक वीणा मैम क्लास में आ गई और पढ़ाने लगी। वैसे अंकुर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में छुट्टी हो गई और सभी लोग क्लास के बाहर जाने लगे। विवेक और श्रुति भी उठकर क्लास से बाहर जाने वाले थे, लेकिन तब तक पीछे बैठे अंकुर से रहा नहीं गया और वो उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, श्रुति, विवेक, 2 मिनट रुको। अंकुर की आवाज सुनकर विवेक और श्रुति रुक गए। अब क्लास में बस वो तीनों ही बचे थे। विवेक ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ अंकुर?
तुमने हम दोनों को क्यों रोका? अंकुर गहरी सांस लेकर बोला, सच सच बताना विवेक, क्या तुमने मेरा अकाउंट हैक किया है? विवेक बोला, क्या? मैं भला तुम्हारा अकाउंट क्यों हैक करूंगा? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बोलते समय विवेक अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाया। अंकुर ने भी जब भांप लिया कि विवेक नाटक कर रहा है तो बोला, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम चुटकियों में मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लोगे। ये तुमने बदला लेने के लिए किया ना? अब विवेक और श्रुति के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। विवेक ने पूछा, मैं भला तुमसे किस बात का बदला लूंगा? मैंने तुम्हारी आईडी हैक की और श्रुति से इस तरह से बात की जैसे तुम करते हैं, उस बात का बदला। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, श्रुति गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, ओहो, तो आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। ये सुनकर अंकुर आगे कुछ नहीं बोल पाया, उसकी नजरें जमीन पर गड़ गई। श्रुति बोली, कितने घटिया इंसान हो ना तुम अंकुर। अगर तुम्हारे पास अच्छी हैकिंग स्किल्स हैं तो एथिकल हैकर बनने की कोशिश करो ना। इस तरह से दूसरों के फेसबुक अकाउंट्स को हैक करके क्या हासिल हो गया तुम्हें? बस विवेक ने तुम्हें एक गेम में हरा दिया तो तुम्हारे ईगो पर इतनी चोट लग गई कि तुम इस हद तक चले गए। अंकुर ने गुस्से में कहा, तो तुम दोनों भी कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो मेरे अकाउंट को हैक करके राधिका को उटपटांग मैसेज किया। जानते हो कितने लोगों के सामने बेइज्जती हुई है मेरी आज? विवेक ने आगे बढ़कर कहा, हमें यह काम करने के लिए तुमने ही मजबूर किया अंकुर। थोड़ी गलती मेरी भी थी। मैंने अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड काफी सिंपल रखा था, जिसकी वजह से उसे हैक करना बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन यही गलती तुमने भी की, जिसकी वजह से मैं हैशिंग एल्गोरिथम को डीकोड करके तुम्हारा अकाउंट हैक करने में सफल रहा। खैर, अब जब सारी चीजें खुलकर सामने आई गई हैं तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे अकाउंट को मेरे हवाले कर दो। अंकुर उस वक्त बहुत गुस्से में था। बोला, पहले मेरे अकाउंट पर से अपना कब्जा हटाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हें तुम्हारा अकाउंट सौंप दूंगा। यह सुनकर विवेक बोला, वाह, यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। ठीक है, मत दो मुझे मेरा अकाउंट। शाम को साइबर कैफे में बस आधा घंटा और बैठना पड़ेगा और मैं अपना अकाउंट रिकवर कर लूंगा। चलो श्रुति, इसे बहस करके अब कोई फायदा नहीं। इतना कहकर विवेक श्रुति के साथ क्लास से बाहर निकल गया, लेकिन अंकुर वहीं खड़ा रहा, क्लास में अकेला। आज के दिन हुए अपमान के बाद उसके दिल में गुस्से और बेबसी के मिश्रित भाव आ गए थे। उसका ईगो भी पूरी तरह से हर्ट हो गया था, क्योंकि विवेक के कॉलेज आने से पहले उसे लोग अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उसके कॉलेज में आने के बाद से उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। विवेक कदम कदम पर उसे हराता जा रहा था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। विवेक और श्रुति क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटे तक कैंटीन के सामने टेबल पर बैठे थे और अपनी अपनी कॉफी खत्म कर रहे थे। श्रुति विवेक से बोली, आज तुमने अच्छा सबक सिखाया उस अंकुर को। आगे से किसी का अकाउंट हैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। विवेक एक पल रुका और बोला, वैसे तुम उस पर काफी नाराज हो रही थी। क्या उसने तुम्हें मेरी आईडी से कुछ गलत तरह के मैसेज तो नहीं भेजे थे ना? ये सुनकर श्रुति का मन एक बार फिर से भावनाओं के सागर में गोते खाने लगा। उसने तुरंत खुद को संभाला और सामने बैठे विवेक से बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन क्या पता आगे वो तुम्हें बदनाम करने के चक्कर में मुझे भद्दे मैसेज भेजने लगता और फिर तो मैं तुम पर ही भड़कती ना। मुझे थोड़ी ना पता था कि ये हरकत वाकई में अंकुर की है। बस यही सोचकर मुझे आज उस पर गुस्सा आया इतना। विवेक कुछ सोचकर बोला, तुम सही कह रही हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, मुझे साइबर कैफे जाकर अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रुति प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज थोड़ी देर और बैठो ना। नहीं श्रुति, इस काम में देरी नहीं की जा सकती। इतना कहकर विवेक ने उठते हुए अपना बैग कंधे पर टांग लिया। श्रुति भी उठते हुए बोली, अच्छा रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उठे ही थे कि अचानक दूसरी तरफ से राघव 6-7 तगड़े लड़कों को लेकर उनके सामने आ गया। इतने लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर विवेक और श्रुति दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। जब राघव विवेक के पास पहुंचा तो विवेक ने पूछा, ये सब क्या है राघव? राघव ने गुस्से से उससे कहा, क्यों बे, ज्यादा हीरो बनेगा? अभी 4 दिन भी नहीं हुए कॉलेज आए और अभी से लड़कियों के साथ घूमने का शौक चढ़ गया है। राघव को इस टोन में बात करते देखकर विवेक का माथा ठनक गया। उसने कहा, आखिर हुआ क्या है? बेकार में ही मुझ पर क्यों बरस रहे हो भाई? राघव बोला, इतने दिनों से देख रहा हूं तुम दोनों को साथ घूमते हुए। ये श्रुति जानती है कि मैं इसे चाहता हूं, लेकिन आज तक कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं की, लेकिन तेरे आते ही तेरे साथ इतना घूम रही है। इसके बाद राघव विवेक के बगल में खड़ी श्रुति से बोला,
मैं जानता हूं कि तुम ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हो, लेकिन श्रुति अब हद पार हो गई है। विवेक ये सब सुनकर बोला, एक मिनट भाई, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अंकुर ने हमारे खिलाफ भड़का दिया है क्या? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। श्रुति सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, राघव ने चिल्लाकर कहा। दो दोस्त इतना वक्त एक साथ नहीं बिताते जितना कि तुम दोनों साथ रहते हो। मैं अब तक किसी तरह से अपने मन को समझा बुझाकर शांत रख रहा था, लेकिन जब नहीं रहा गया तो आकर बोलना पड़ा। अब तक शांत खड़ी श्रुति एकदम से चीख पड़ी, बस बहुत हुआ। अब तक बहस कर रहे राघव और विवेक की नजरें एक साथ श्रुति की तरफ घूम गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सामने खड़े राघव से कहा, तो तुम तय करोगे कि मैं किसके साथ घूमूंगी और किसके साथ नहीं? आखिर तुम हो कौन? इस तरह से लड़कों की भीड़ जुटाकर लाना किसी शरीफ आदमी की हरकत तो है नहीं। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें कॉलेज में यह साबित करना है कि तुम बहुत बड़े गुंडे हो। अपने मन में ही शायद तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी मान लिया, जिसे तुम किसी और लड़के के साथ देख नहीं सकते। लेकिन पता है मेरे लिए तुम क्या हो? सिर्फ एक सरदर्द, जिससे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। राघव ये सुनकर एकदम से सकपका गया। वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि श्रुति इस तरह से बेफर जाएगी। उसने कांपती आवाज में कहा, श्रुति, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। श्रुति ने आगे कहा, जब से कॉलेज में आई हूं तब से नोटिस कर रही हूं कि जब भी तुम्हारे आसपास से निकलती हो तुम मुझे अजीब तरीके से घूरने लगते हो, पीछा करने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करते हो। अगर और कोई होता तो इतनी बार इग्नोर होने के बाद कोशिश करना ही छोड़ देता, लेकिन तुम्हें तो शायद रोज जलील होने का शौक चढ़ा है। श्रुति को इस रौद्र अवतार में देखकर राघव के साथ साथ विवेक भी हैरान था। राघव के साथ आए लड़के भी इधर उधर देखने लगे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। राघव, जो अभी तक विवेक से इतने रौब में बात कर रहा था, उसने तभी सी आवाज में श्रुति से कहा, माना कि मेरा अप्रोच करने का तरीका गलत था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं श्रुति, इसलिए मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अरे यार, श्रुति माथे पर हाथ रखकर बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती ना। किसी ने आज तक तुम्हें बताया नहीं कि चाहत दोनों तरफ से होती है। अगर तुम अपने मन में ही ये सब सोचकर बैठे थे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं चाहूंगी कि एक बार तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में बैठा लो। मैं कॉलेज में किसी के भी साथ घूमूं वो मेरी मर्जी। आगे से कभी मेरे रास्ते में मत आना और क्लास में भी मुझसे दूर ही रहने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रुति की बातों ने राघव को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वो आया तो बहुत ही दबंगई में था, लेकिन अब भीगी बिल्ली बना उसके सामने खड़ा था। थोड़ी देर तक तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आगे बोले क्या। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बोला, तुम ठीक कहती हो श्रुति, मेरी गलती थी। मैं ही अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचकर बैठा था। ये बात भी सही है कि तुम्हें कई बार सही तरीके से अप्रोच करने के बारे में सोचा, लेकिन कर नहीं पाया, जिसकी वजह से तुम्हें भी यही लगा कि ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पर तुम सही हो, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है कि तुम्हें किसके साथ घूमना है और किसके साथ नहीं। मैं उसमें दखल देने वाला कोई नहीं होता। हालांकि राघव विवेक को धमकी देने आया था, लेकिन उसके मुंह से यह सब सुनकर विवेक को अब उसके लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। वो समझ गया था कि राघव का दिल साफ है, लेकिन उसको चीजों को हैंडल करने का तरीका नहीं आता। राघव की बात के बाद अब वहां विवेक, श्रुति और राघव तीनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी अचानक से विवेक का फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला तो जगदीश का कॉल था। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ जगदीश, बोलो। जगदीश ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोन काटकर वहीं शर्मिंदगी से भरकर खड़े राघव से कहा, राघव, तुम बहुत सही समय पर इन लड़कों को लेकर आए हो, चलो मेरे साथ। विवेक के चेहरे के भाव देखकर श्रुति ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? विवेक उसकी तरफ देखकर बोला, जगदीश का फोन था। कॉलेज कैंपस के जस्ट बाहर, जहां एकदम लाइन से छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, वहां अंकुर को कुछ लड़के पूरी तरह से पीट रहे हैं। ये सुनकर राघव श्रुति के हाथों हुई अपनी सारी बेइज्जती एक झटके में भूल गया और विवेक से कहा, क्या उसने कुछ बताया कि वो लोग कौन है? विवेक एक पल रुककर बोला, वो उस आईटी वाली लड़की राधिका का बॉयफ्रेंड है, शेखर राजपूत। उसे शायद राधिका ने सब कुछ बता दिया, जिसके बाद वो अंकुर को पीटने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आ गया। ये सुनकर राघव से ज्यादा झटका श्रुति को लगा, क्योंकि अंकुर का अकाउंट हैक करके उसने और विवेक ने ही राधिका को ऐसा भड़काऊ मैसेज भेजा था, जिसके बाद से ये सब हो रहा था।
पहले तो बदला लेने के आवेग में उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन अब जब अंकुर के पिटने की खबर उन तक आई तो उन्हें अपने किए पर बेहद अफसोस होने लगा। श्रुति ने विवेक की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी गिल्ट साफ नजर आ रहा था। यह खबर सुनकर राघव के अंदर का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा था। उसने दांत भींच कर कहा, इतनी हिम्मत तो शेखर राजपूत की भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने जिगरी दोस्त के साथ मारा मारी करे। चलो भाई लोग, उस बड़े बाप की बिगड़ी औलाद को उसकी सही जगह दिखाते हैं। इतना कहकर राघव और उसके साथी उस तरफ चल पड़े। पीछे से विवेक ने कहा, रुको, मैं भी आता हूं। ये सुनकर राघव ने हैरान होकर कहा, तुम? लेकिन तुम्हारी तो अंकुर से कोई खास दोस्ती है नहीं, तो भला तुम क्या करने आओगे? विवेक मुस्कुराकर बोला, दोस्ती नहीं है तो क्या हुआ, अब सब कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों में यूनिटी तो होनी चाहिए ना, ताकि हम आपस में चाहे जितना झगड़ लें, लेकिन कोई बाहरी आदमी आकर हमारे साथ मारपीट ना कर सके। सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वो और विवेक साथ में आस्तीन चढ़ाते हुए कॉलेज गेट की तरफ बढ़ रहे थे। विवेक ने कभी स्कूल में इस तरह की लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लिया था, ना ही उसकी कोई इच्छा थी कि कभी इस तरह से किसी गुट का हिस्सा बनकर दूसरे गुट से लड़ाई करे। लेकिन एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनने की बात से ही उसके अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसके बगल में चल रहे राघव ने पूछा भी, क्या इससे पहले कभी किसी तरह की लड़ाई में हिस्सा लिया है? विवेक मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये मेरी पहली लड़ाई है। कोई बात नहीं, राघव ने कहा, जीवन में कई चीजों का एक्सपीरियंस पहली बार ही होता है। वहीं पीछे खड़ी श्रुति अब तक सोच ही रही थी कि उसे इस तमाशे में शामिल होने के लिए जाना चाहिए या नहीं। एपिसोड 10। अंकुर विवेक और श्रुति से हुई बहस के बाद काफी डिस्टर्ब हो गया था। वो कॉलेज के बाहर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठा हुआ था, यानी कि गेट से निकलते ही बाईं तरफ जो लाइन से छोटी छोटी दुकानें बनी थी, उनमें से बिल्कुल छोर पर बनी दुकान के सामने रखी लकड़ी की बेंच पर उसके हाथ में सिगरेट का आधा सुलगा हुआ टुकड़ा था। लेकिन आज उसका साथ देने के लिए फोर्थ ईयर का राजन वहां पर नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अंकुर थोड़ा अकेला ही रहना चाहता था। उसकी आंखों में अभी भी विवेक को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा था। तो बस यही सोच रहा था कि विवेक को छकाने के लिए उसका अगला कदम क्या होना चाहिए कि तभी तेजी से आती एक स्कॉर्पियो ठीक उस दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी में से सबसे पहले निकला शेखर राजपूत। उसके साथ कुछ और लड़के भी थे। शेखर हल्के गेहूं रंग का घनी दाढ़ी मूंछ रखने वाला लड़का था। उसकी ब्रांडेड जैकेट और कलाई पर बंधी महंगी रिस्ट वॉच से ही पता लग रहा था कि वो रईस परिवार से ताल्लुक रखता था। अपने विचारों में खोए अंकुर को पता भी नहीं चला कि कब शेखर ने आकर उसके कंधे पर एकदम से हाथ रख दिया। उसकी आवाज अंकुर के कानों में पड़ी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। एक्सक्यूज मी, अंकुर शर्मा आप ही है ना? अंकुर उसकी तरफ देखकर बोला, जी मैं ही हूं, कहिए। अंकुर के इस जवाब के बाद शेखर के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने गुस्से से पूछा, इसका मतलब मेरी गर्लफ्रेंड राधिका को तूने ही मैसेज किया था कि तू मुझे मारकर मेरी लाश को जमीन में गाड़ देगा? अंकुर को लगा था कि राधिका के थप्पड़ मारते ही बात खत्म हो गई होगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो शेखर को जाकर भी सब कुछ बता देगी। उसने शेखर से कहा, लेकिन वो बात तो खत्म हो गई थी ना? ये सुनकर शेखर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी वजह से दुबला पतला अंकुर लकड़ी की बेंच से नीचे गिर पड़ा। फिर उसने झुककर अंकुर के गिरेबान को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या बात खत्म हो गई थी बे? तूने ये कहा था ना कि तू मुझे जमीन में गाड़ देगा। मैं और मेरे लोग अब यहीं खड़े हैं। तुझ में हिम्मत है तो मुझे जमीन में गाड़ कर दिखा। अंकुर ने कहा, देखो शेखर, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्या हुआ था। शेखर तो कुछ सुनने के मूड में लग ही नहीं रहा था। उसने अंकुर को घसीट कर उस दुकान से बाहर लाते हुए कहा, तू मुझे बस इतना बता कि तू मेरी लाश को कहां गाड़ने वाला था। अंकुर ने गुस्से में उससे कहा, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला था यार, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था। शेखर ये सुनकर बोला, अरे कम से कम मेरे मुंह पर तो झूठ मत बोल। राधिका ने जब मुझे वो मैसेज दिखाया तो मैंने खुद चेक किया था, प्रोफाइल तेरी थी। उसने बाकी लड़कों की तरफ देखकर कहा, मार मार कर भुर्ता बना दो इसका। पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए कि शेखर राजपूत की गर्लफ्रेंड की तरफ गंदी नजर रखने वाले का अंजाम क्या होता है। उसके इतना कहते ही अंकुर के ऊपर चारों तरफ से लड़कों ने लात घूंसों की बरसात कर दी। उस जगह भीड़ लग गई। भीड़ में ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे। उन्हें भी शेखर के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने बीच में पड़ना सही नहीं समझा। लेकिन एक शख्स था जो अंकुर को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए नहीं देख पा रहा था। वो था विवेक का रूम पार्टनर जगदीश दुबे।
जगदीश भीड़ से थोड़ा अलग हटा और तुरंत विवेक का नंबर डायल किया। उस वक्त विवेक, राघव और श्रुति कैंटीन के पास खड़े थे। जल्दी ही विवेक ने फोन उठाकर कहा, हाँ जगदीश बोलो। जगदीश ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे यहाँ शेखर राजपूत कुछ लड़कों को लेकर आ गया है और बीच सड़क पर अंकुर को बहुत मार रहा है। हम यहाँ छोटी लाइन से लगी दुकानों के पास ही खड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि किसे फोन करें, तो तुम्हें कॉल करके सब बता दिए। अगर हॉस्टल के लड़कों को ला सकते हो तो जल्दी लेकर इस तरफ आओ। बस इतना कहकर जगदीश ने तुरंत फोन काट दिया। उधर शेखर के लोग लगातार अंकुर को मारे जा रहे थे, लेकिन ये सिलसिला वो लोग ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सके, क्योंकि 10 मिनट बाद ही विवेक, राघव और राघव के तगड़े बॉडी बिल्डर साथी उस जगह पर पहुंच चुके थे। उनके आते ही वहां जमी भीड़ एकदम से तितर बितर हो गई। शेखर का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। राघव का ध्यान अंकुर की तरफ गया। उसके मुंह के किनारे और माथे से खून की पतली धार निकल रही थी। उसने चिल्लाकर शेखर से कहा, ये क्या चल रहा है ये सब? एक हॉस्टल के लड़के को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी है तुम्हारी? ये सुनकर शेखर ने राघव से कहा, ओ भाई, तो चुपचाप खड़ा रहकर इसे पिटता हुआ देख, जैसे और लोग देख रहे हैं, या फिर पतली गली से निकल ले। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राघव और ज्यादा भड़क गया। वो बोला, अच्छा, अब तू बताएगा हमको कि क्या करना है और क्या नहीं? अब तू एक हाथ और लगाकर देख अंकुर को, फिर हम लोग बताएंगे तुझे कि हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर शेखर हंसते हुए बोला, अबे तुम लोगों को पता भी है मेरा बाप कौन है जो खामखा यहाँ मुझसे पंगा लेने चले आए? राघव थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोला, अबे तेरे पिताजी प्रधानमंत्री भी होंगे ना तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कह रहे हैं कि अंकुर को छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलता बन। हम हॉस्टलर्स से पंगा लेने में कोई समझदारी नहीं है। वहीं राघव के बगल में खड़ा विवेक उसे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। उसे ये नई खूबी पता चली थी कि अगर बात दोस्तों की हो रही हो तो राघव को बस बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद पड़ना था, भले ही सामने कोई भी हो। शेखर राघव की बात सुनकर भड़क चुका था। उसने पीछे खड़े लड़कों से कहा, पहले इसकी अक्ल ठिकाने लगाओ, अंकुर से हम बाद में निपट लेंगे। विवेक चाह रहा था कि लड़ाई ना हो, लेकिन शेखर ने ऐसी सिचुएशन ही पैदा कर दी थी। अब शेखर के साथ आए लड़के और राघव के साथ आए लड़के आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से बराबर हाथ पैर चलने लगे। हालांकि दोनों गुटों के सदस्यों की संख्या बराबर थी, लेकिन राघव के साथ आए लड़के थोड़ा ज्यादा तगड़े थे, जिसकी वजह से उनका पलड़ा भारी था। ये देखकर विवेक को भी जोश आ गया और वो भी लड़ाई में कूद पड़ा। वो हाथापाई के बीच से घायल अंकुर को बाहर निकाल लाया ताकि उसे आगे नुकसान न पहुंचे। अंकुर विवेक की इस हरकत से हैरान हो गया। उसने पूछा, अभी कुछ ही देर पहले हमारे बीच इतनी बहस हुई और अब तुम मुझे बचाने आए हो, क्यों? इसका जवाब विवेक ने मुस्कुराते हुए दिया, हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम आपस में देख लेंगे, लेकिन बाहर का कोई आदमी आकर अगर कॉलेज के सामने से ही किसी हॉस्टल में रहने वाले को पीट कर चला जाए तो यार ये तो बेइज्जती वाली बात है। ऐसे वक्त में आपस की दुश्मनी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और सामने वाले दुश्मन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंकुर से बात करने के चक्कर में विवेक ने ध्यान ही नहीं दिया कि कब शेखर के ग्रुप के एक लड़के ने उसे ही दबोच लिया। उस मोटे ताजे लड़के ने पीछे से विवेक को पकड़ रखा था। विवेक ने जोर से अपनी कोहनी उसके मुंह पर दे मारी, जिसके बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और विवेक आजाद हो गया। वो लड़का एक कोने में अपना मुंह पकड़कर बैठ गया। शेखर को भी अब लग रहा था कि लड़ाई उसके फेवर में नहीं रही, तो उसने चिल्लाकर कहा, कम ऑन बॉयज, इन लोगों को बाद में देख लेंगे। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर और हॉस्टलर्स यहाँ इकट्ठा हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके साथ आए लड़के तो अब इतनी मार खाने के बाद बस भागने के लिए तैयार ही बैठे थे। शेखर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सब लोग जल्दी से जाकर उसमें बैठ गए। राघव ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी घेर लो, ये लोग यहाँ से बचकर नहीं निकलने चाहिए। अंकुर के साथ एक कोने में खड़े विवेक ने कहा, रहने दे राघव, इन लोगों को जाने दो, अब और ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं रही। विवेक के इतना कहते ही राघव और उसके साथी रुक गए। गाड़ी में बैठा शेखर ड्राइव करता हुआ बोला, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। राघव ने कहा, हाँ चल निकल यहाँ से, बड़ा है बाद में देखने वाला। आगे तुम भी इसी कॉलेज में रहोगे और हम भी, जब मर्जी हो तब देख लेना। इस हंगामे के बाद जब तक श्रुति उस जगह पहुंची, शेखर गाड़ी तेज स्पीड में भगाकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। राघव अंकुर के पास पहुंचा और उसके चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, इतनी कोई खास चोटें नहीं आई, लेकिन अगर हम लोग टाइम पर नहीं आते तो प्लास्टर जरूर चढ़ जाता। इस पर अंकुर भी हंसकर बोला, हाँ वो तो है, तुम लोगों ने बचा लिया आज, लेकिन शेखर हमें आगे भी परेशान करने की कोशिश कर सकता है। उसके पापा कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से एक हैं
और इस बात का उसे बहुत घमंड है। इस पर विवेक बोला, मेरे ख्याल से वो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश अब नहीं करेगा, वरना अभी तो कुछ ही लोग लड़ाई में उतरे थे, आगे जाकर पूरा का पूरा हॉस्टल एक साथ खड़ा हो जाएगा। राघव विवेक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे वाह, अब तो ये लड़का भी अपनी भाषा बोलने लग गया। अब उन तीनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके बीच में पहले कोई मतभेद रहा होगा। तब अचानक से उन तीनों की नजर श्रुति पर पड़ी, जो उनकी तरफ ही आ रही थी। राघव ने श्रुति से अपनी हरकतों के लिए माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन अब भी उसके आसपास होने से वो असहज हो रहा था। उसने विवेक और अंकुर से कहा, एक काम करो, तुम लोग बाद में हॉस्टल आ जाना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने झुंड के साथ वहां से जाने लगा। अंकुर ने पीछे से उससे कहा, क्या हुआ राघव, इतनी जल्दी कहां जा रहा है, 2 मिनट तो रुक। राघव ने अंकुर की बात नहीं सुनी और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल गया। तब तक श्रुति अंकुर और विवेक के पास पहुंच चुकी थी। अंकुर भी श्रुति को देखकर थोड़ा सहम सा गया था। श्रुति उनके पास पहुंचकर बोली, अरे ये राघव इतनी जल्दी में कहां निकल गया? विवेक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें देखते ही तुरंत निकल गया, अब तुमने उसके मन में इतना खौफ बिठा दिया है। अंकुर और श्रुति दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिला नहीं पा रहे थे। जहां अंकुर को अपनी इस गलती का एहसास था कि उसने विवेक बनकर श्रुति से चैटिंग करके बेकार में ही उसके दिल में विवेक के लिए भावनाएं पैदा कर दी, वहीं श्रुति को भी इस बात का बुरा लग रहा था कि अंकुर से बदला लेने के चक्कर में उसने और विवेक ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। विवेक ने उनके बीच उस अजीब सी खामोशी के माहौल को तोड़ते हुए कहा, सॉरी यार अंकुर, हमें अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि राधिका का बॉयफ्रेंड शेखर भी इन सब में इन्वॉल्व हो जाएगा, वरना हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। अंकुर ने हल्के से हंसकर कहा, कोई बात नहीं यार, शायद मेरे लिए ऐसा सबक जरूरी था, क्योंकि एक पॉइंट आने के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरे जैसी हैकिंग कोई और इस कॉलेज में कर ही नहीं सकता। इस वजह से मुझ में थोड़ा घमंड आ गया था और मैं खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगा था, लेकिन तुमने आकर मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। सच कहूं तो वाकई मैं तुम्हारी हैकिंग स्किल से काफी प्रभावित हुआ। तुम लंच टाइम में बाहर आ गए और साइबर कैफे से मेरा अकाउंट हैक करके वापस क्लास में आ गए, जबकि मुझे तुम्हारा अकाउंट हैक करने में 3-4 घंटे लग गए थे। तुम वाकई काफी टैलेंटेड हो विवेक। विवेक मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, यानी अब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, हम लोग अब सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अंकुर विवेक से हाथ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल। दूसरी बात यह कि अब तुम्हें अकाउंट रिकवर करने के लिए साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्टल पहुंचते ही तुम्हारा पुराना पासवर्ड सेट करके अकाउंट तुम्हें दे दूंगा। ये हुई ना कुछ बात? विवेक ने खुश होकर कहा, मैं भी तुम्हें तुम्हारा हैक्ड अकाउंट वापस कर दूंगा। मेरे ख्याल से अब सारी चीजें सॉर्टेड है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। तभी न जाने कहां से जगदीश वहां पर आ गया। उसे देखकर विवेक ने पूछा, ये लो, मुझे फोन करके भाई साहब खुद ही गायब हो गए थे। अरे तुम कहां छिप गए थे भाई? जगदीश ने जोश में आकर कहा, अबे हम छिपे नहीं थे बे, तो मैं कॉल करने के बाद अंकुर भाई की हेल्प करने के लिए कोई डंडा या हॉकी टाइप कुछ लेने गए थे, लेकिन लगता है इस चक्कर में सारी की सारी लड़ाई मिस कर दी हम। विवेक हंसकर बोला, हाँ भाई सीखिया पहलवान, तुम यहाँ होते तो लड़ाई बस 2 मिनट में ही खत्म हो जाती। सुनकर श्रुति और अंकुर भी हंसने लगे। जगदीश चेपता हुआ बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना भी मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है हमारा। अब कार्यक्रम समाप्त हो गया हो तो चलो हॉस्टल चलें वापस। हाँ भाई चलो चलते हैं, आओ श्रुति अंकुर। इतना कहकर विवेक जगदीश के साथ आगे बढ़ गया। श्रुति और अंकुर उनसे थोड़ा पीछे थे। श्रुति ने अंकुर से धीमी आवाज में कहा, सुन अंकुर, विवेक को उसका अकाउंट देने से पहले वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देना जो तुमने विवेक बनकर मुझे किए थे। ये सुनकर अंकुर थोड़ा चौंका। उसने भी धीमी आवाज में पूछा, लेकिन क्यों श्रुति? हमारी बातचीत से इतना तो क्लियर हो गया था कि तुम विवेक को लाइक करती हो, तुम नहीं चाहती कि बात विवेक को पता लगे? श्रुति ने एक नजर आके जगदीश के साथ जाते विवेक को देखा और बोली, मैं चाहती हूं कि विवेक को इस बात का पता चले, लेकिन इस तरह से नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, इसका भी वक्त आएगा। अंकुर ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो पहले मैं मेरे और तुम्हारे बीच हुए उस कॉन्वर्सेशन को डिलीट कर दूंगा और फिर विवेक का अकाउंट उसे सौंप दूंगा। ये सुनकर श्रुति मुस्कुरा दी। उसके बाद वे सब लोग हंसते मुस्कुराते हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार अंकुर और विवेक के बीच कुछ दिनों से चल रहा तनाव अब जाकर खत्म हो चुका था।
वहीं दूसरी तरफ शेखर राजपूत गाड़ी लेकर अपने घर पहुंच चुका था। अब वो एक बड़े काले रंग के लोहे के गेट के ठीक सामने खड़ा था। एक गार्ड आया और गेट को पूरी तरह से खोल दिया, जिसके बाद शेखर फर्राटे से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर के अंदर बनी पार्किंग तक ले गया। वो 3 मंजिला बंगला के बाहर का एरिया भी काफी बड़ा था। एक तरफ छोटा सा लॉन था जिसमें एक व्यक्ति पानी दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो पार्किंग एरिया था जिसमें शेखर ने अभी अभी अपनी गाड़ी खड़ी की थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बंगले के अंदर की तरफ बढ़ गया। बंगले के अंदर जाते ही सबसे पहले एक बड़ा सा आलीशान हॉल था। वहां से ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी। लड़ाई के बाद शेखर के चेहरे पर हल्की फुल्की चोटों के निशान थे। वो दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे तक जाने के लिए सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तभी उसे एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। किससे मार खाकर आ रहे हो तुम? शेखर ने दाईं तरफ मुड़कर देखा। उसके पिता रमेश राजपूत उसी की तरफ आ रहे थे। 6 फुट के 50-55 वर्ष के हल्के सांवले रंग के व्यक्ति थे रमेश जी। उनके सिर पर आगे के बाल कुछ कम थे और चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। उन्होंने एक महंगा बंद गले वाला ग्रे कलर का कोट पहन रखा था। शेखर के एकदम पास आकर बोले, मुझे देखने दो कि चोटें कैसी हैं। शेखर के चेहरे पर उन्हें देखकर हल्की से खुन्नस आ गई थी। उसने अपने कदम पीछे लेकर कहा, कोई जरूरत नहीं, ये छोटी मोटी खरोंचें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर उसके पिता बोले, कम से कम मुझे उन लोगों का नाम तो बता ही सकते हो ना जिनसे मार पिटाई करके आ रहे हो। तुमसे लाख बार मना किया जाता है कि अपने आवारा दोस्तों के साथ मत घूमो। मैंने राम मूर्ति इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन इसलिए नहीं करवाया था कि तुम आवारा करती करो। चलो मुझे बताओ कि किसने हाथापाई की तुम्हारे साथ। रहने दीजिए डैड, शेखर ने कहा, मैं अपने मामले खुद ही देख लूंगा। आप अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान दीजिए। आखिरकार आपके बेटे से ज्यादा जरूरी जो है। ये सुनकर रमेश शांत रह गए और शेखर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। बाप बेटे के बीच एक हल्का सा तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। एपिसोड 11। अंकुर अकेला अपने कमरे में था। वो वैसे सारा सारा दिन फोर्थ ईयर हॉस्टल में अपने सीनियर राजन के कमरे पर ही पड़ा रहता। अपना खुद का कमरा तो वो सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करता था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में सिंगल सीटर रूम लेने की परमिशन नहीं थी, लेकिन एक अंकुर ही था जो किसी तरह जुगाड़ करके दूसरे फ्लोर पर अपना सिंगल सीटर रूम लेने में सफल हो गया। रहता हुआ अपने कमरे में आया और थम से जाकर बिस्तर पर बैठ गया। आज सुबह शेखर के साथ आए लड़कों ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से उसकी धुनाई की थी, जिसके बाद अभी तक उसके कंधे और पीठ वाले हिस्से में हल्का हल्का दर्द था। हालांकि कॉलेज के अंदर बनी छोटी सी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाकर विवेक और राघव ने उसकी ड्रेसिंग करवा दी थी, लेकिन चोटें सही होने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था। उसने विवेक को उसका फेसबुक अकाउंट भी सौंप दिया था। कुल मिलाकर करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था, जिस कारण वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। अचानक ही उसकी जेब में बड़ा फोन बज उठा। लेटा हुआ अंकुर एकदम से उठकर बोला, अरे यार, अभी 8 बजे रात में किसका फोन आया? उसने जेब से फोन निकाला तो देखा स्क्रीन पर माँ लिखा आ रहा था। उसने तुरंत ही फोन उठाकर कहा, हाँ माँ, कैसी हो? दूसरी तरफ से माँ की थोड़ी भारी सी आवाज आई, मैं तो ठीक हूं, तू कैसा है? माँ की आवाज सुनकर अंकुर बोला, क्या हुआ? आपकी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो बस आज स्कूल से थोड़ा लेट आई थी, इसलिए थकान की वजह से शायद आवाज ऐसी हो गई। ये सुनकर अंकुर की भौहें तन गई। वो बोला, आपको कितनी बार कहा है कि काम करते करते खुद को एग्जॉस्ट मत कर लिया करो। कभी कभी छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको मेरी बात माननी ही का है। हमेशा बस अपनी ही मनमानी करनी है। ये सुनकर उसकी मां थोड़ी खांसती हुई बोली, तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है मेरे बच्चे? मैं तेरे लिए ही तो काम कर रही हूं, वरना मैं क्या करूंगी अपनी इस तनख्वाह का? सब तेरे लिए ही तो है। तेरे पापा की डेथ के बाद बड़ी मुश्किल से ये नौकरी हाथ लगी थी। अब इसको हल्के में तो नहीं ले सकती ना। खांसने की आवाज सुनकर अंकुर बोला, ये लो, आपको तो शायद सर्दी जुकाम भी हो गया। आप इतने सालों से उस सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं, बदले में सरकार आपको एक दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकती क्या? ये सुनकर माँ ने कहा, अरे मामूली सी ठंड लग गई है बेटा, अब ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए छुट्टी लेने लग गई तो हो गया कल्याण। अच्छा,
तो अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना। अंकुर मुस्कुराकर बोला, इतनी दूर रहते हुए मैं आपकी सिर्फ चिंता ही तो कर सकता हूं, अपना ख्याल तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। अच्छा, खाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, तो जाकर खाना खा ले। इतना कहकर उसकी माँ ने फोन काट दिया। अंकुर बिस्तर से उठ गया और बाल वगैरह झाड़कर मैस में जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक से बेड पर पड़ा उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। उसने झुंझुलाकर देखा, अरे यार, अब किसका फोन है? उसने फोन उठाकर देखा, इस बार उसके विश्वास मामा ने फोन किया। उसके मामा का परिवार वहीं उसके घर के पास ही रहता था। वो अपनी बड़ी बहन इंदु यानी अंकुर की माँ से काफी लगाव रखता था और हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करने पहुंच जाता था। अंकुर भी अपने मामा से काफी ज्यादा हिला मिला था, लेकिन आज जब उसके मामा का फोन आया तो वो एकदम से चौंकता हुआ बुदबुदाया। जस्ट अभी तो माँ का फोन आया था और अब मामा जी का, ये क्या चक्कर है? कंफ्यूज्ड से अंकुर ने मामा का फोन उठाया। उधर से विश्वास मामा की आवाज आई, अंकुर तू कहां पर है? अंकुर अपने मामा की आवाज में थरथराहट को भांप रहा था, लेकिन उस तरफ ज्यादा ध्यान दिए बिना उसने जवाब दिया, अभी तो हॉस्टल में ही हूं मामा जी, कहिए कोई बात थी क्या? विश्वास ने एकदम से पूछा, अभी इंदु दीदी का कोई फोन आया था क्या तुम्हारे पास? जी, आपके फोन से जस्ट पहले मैं माँ से ही बात कर रहा था। सुनकर विश्वास ने पूछा, उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में कुछ बताया तुम्हें? अंकुर बेफिक्री के साथ बोला, हाँ कह तो रही थी कि थोड़ा सर्दी जुकाम है, मैंने बोला भी था अपना ख्याल रखने के लिए, लेकिन मेरी आपकी बात वो मानती कहाँ है। ये सुनकर विश्वास कुछ पलों के लिए खामोश हो गया, लेकिन एकदम से उसकी आवाज गूंजी, मेरी बात ध्यान से सुनना अंकुर, मैं ये नहीं चाहता कि तुम एकदम से घबरा जाओ, लेकिन तुम्हें अंधेरे में रखने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारी माँ को लंग कैंसर हो गया है। अंकुर को एकदम से झटका लगा, उसके हाथ से फोन छूटते छूटते रह गया। वो मुश्किल से अपनी सांसों पर काबू रखते हुए बोला, लंग लंग कैंसर? ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? विश्वास गहरी सांस लेकर बोला, मैं ठीक कह रहा हूं विवेक, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं, लेकिन मैं अपना दिया वादा तोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात जानने का पूरा हक है। पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, खांसी भी बहुत आती थी। कुछ वक्त तक तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक बार खांसते वक्त हल्का सा खून आया तो मैं बिना देरी किए दीदी को हॉस्पिटल ले गया। अभी आज ही उनकी रिपोर्ट आई है और जिससे मैं कैंसर के बारे में पता चला। गनीमत यह है कि अर्ली स्टेज पर ही पता चल गया, जिससे आगे के ट्रीटमेंट करवाने में आसानी रहेगी। अंकुर, हेलो अंकुर। विश्वास को नहीं पता था कि फोन अंकुर के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। अब अंकुर पत्थर की मूर्ति की तरह अपने कमरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे, बस आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। दूसरी तरफ विवेक, जगदीश और राघव मेस में खाना खाने के बाद ऐसे ही कॉलेज के आसपास टहल रहे थे। विवेक बोला, आज तो मेस का खाना भी अच्छा लग रहा था। ये बात सुनकर जगदीश बोला, तो लगेगा ही ना, शाम को इतनी अच्छी कसरत जो की थी हमने। राघव बोला, हमसे तुम्हारा क्या मतलब, तुमने तो लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। जगदीश छेप कर बोला, हाँ तो ठीक है ना, हमने जब फोन किया तभी तुम लोगों को ये बात पता चली ना कि श्रीमान अंकुर शर्मा बड़ी इज्जत के साथ कॉलेज के बाहर कूटे जा रहे हैं। विवेक ने कहा, हाँ ये बात तो है, तुम्हारे बताने के बाद ही हम सब वहां पहुंचे थे, वरना अंकुर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की नौबत आ जाती। एक बात बताओ राघव, क्या ये शेखर राजपूत अब हमारे कॉलेज में हमारे साथ शांति से रहेगा? राघव थोड़ा सोचकर बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो एक बात तो है कि उसके पॉलिटिशियन बाप के पास बहुत पावर है, लेकिन वो कॉलेज की लड़ाई वाले किसी मामले में नहीं पड़ना चाहेंगे, वरना ये उनकी ही इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो बस ये उम्मीद ही की जा सकती है कि शेखर इस बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की बेवकूफी नहीं करेगा। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब बात करते करते वो फर्स्ट ईयर हॉस्टल के एकदम बगल से सटे पार्क की तरफ आ गए थे, जहां ज्यादातर क्रिकेट का मैच खेला जाता था। फिलहाल वहां पर लड़के अलग अलग झुंड बनाकर घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे।
पार्क एक छोटे मोटे स्टेडियम की तरह था। बीच में तो हरी भरी घास थी, लेकिन चारों तरफ घेरे की तरह सीढ़ियां बनी थी। उन्हीं में से किनारे वाली सीढ़ियों के ऊपर अंकुर बैठा हुआ ऊपर आसमान को ताक रहा था। विवेक की नजर एकदम से कुछ दूरी पर बैठे अंकुर पर पड़ी। उसने राघव और जगदीश से कहा, अरे वो देखो, सामने अंकुर सीढ़ियों पर बैठा है। जगदीश और राघव की नजर भी उस तरफ गई। सब एक साथ उसकी तरफ बढ़े, तब तक अंकुर की नजर भी उन पर पड़ गई। उठकर खड़ा हो गया। सबसे पहले राघव ने पूछा, अरे अंकुर, यहां ऐसे क्यों बैठा है? खाना खाने नहीं जाना क्या? अंकुर ने धीमे से कहा, नहीं, आज भूख नहीं है। राघव ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, भूख होगी भी कैसे, शाम को इतनी मार जो खाई है। ये सुनकर अंकुर थोड़ा भड़क कर बोला, क्या यार राघव, तुझे हर बात में मजाक ही करना होता है क्या? कभी तो कोई बात सीरियस होकर किया कर। राघव के साथ विवेक और जगदीश भी अंकुर को ऐसे गुस्से में देखकर थोड़ा सकपका गए। उसके बाद अंकुर तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही राघव ने कहा, ये इसे क्या हो गया? विवेक ने कहा, क्या पता, शायद आज जो हुआ उसकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो गया उसका। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। खैर, बहुत घूम लिए यार, अब हम लोगों को भी अपने अपने कमरे में जाना चाहिए, कल क्लासेस भी हैं। उसके बाद वो तीनों वहां से चले गए। अगली सुबह सब हमेशा की तरह क्लास में पहुंच चुके थे। अंकुर का चेहरा अभी भी उतरा हुआ ही था। वो पिछली सीट पर ही बैठा था। उसके पास आकर राघव बोला, क्यों भाई, आज हमें जगह नहीं दोगे बैठने के लिए? अपने ख्यालों में खोया अंकुर एकदम से उसे देखते ही थोड़ा सरक कर बोला, अरे राघव, आना यार। राघव उसके बगल में बैठता हुआ बोला, कल तो तू बहुत गुस्सा हो गया था, इतना मूड खराब क्यों हो गया? अंकुर अपने माथे को मसलते हुए बोला, अरे सॉरी यार, कल इतना कुछ होने के बाद से दिमाग ने भी थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया था। राघव ने अपने मजबूत हाथ से अंकुर का कंधा थपथपाते हुए कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, दोस्तों में तो इतना चलता ही है। अंकुर हल्का सा पिदक कर बोला, अरे आराम से यार, मेरे कंधे पर हल्की चोट है भाई। अंकुर अब राघव के सामने थोड़ा सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था, ताकि राघव को उसकी असली मुसीबत का पता ना चले। वो अंदर ही अंदर कितना घुट रहा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अकेली बैठी श्रुति भी बेचैनी से विवेक का इंतजार कर रही थी। तभी विवेक भी क्लास में आ गया। श्रुति के चेहरे पर उसे देखकर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। विवेक भी अपनी चिरपरिचित जगह यानी श्रुति के बगल में जाकर बैठ गया। उसने श्रुति से कहा, कल तुम इतनी जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल क्यों चली गई? हम लोग बाद में अंकुर की ड्रेसिंग भी करवाने गए थे। श्रुति थोड़ा हंसकर बोली, कम ऑन यार विवेक, अंकुर कोई 10 साल का बच्चा थोड़ी है जो उसकी चोटों पर मरहम लगाने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है। तुम और राघव गए तो थे ना, बस काफी है। अचानक से उनकी बातचीत को विराम लग गया, क्योंकि तब तक प्रोफेसर सुमित शर्मा क्लास लेने आ गए। हमेशा की तरह सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें गुड मॉर्निंग पेश किया। बदले में उन्होंने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्टर ऑन करते हुए कहा, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, लेकिन सिर्फ सतही जानकारी जरूरी नहीं होती। हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना है ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा फिशिंग के बारे में। फिशिंग हैकिंग का एक बहुत ही कॉमन तरीका है, और इस तरीके का इस्तेमाल करके कई तरह के पर्सनल अकाउंट्स या किसी अन्य अकाउंट को हैक किया जा सकता है। कई हैकर्स ने फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके कई तरह के फ्रॉड्स किए हैं, और इस चक्कर में बहुत से ऐसे लोग फंस जाते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। फिशिंग के तहत सबसे पहले किसी असली साइट की नकल करके एक नकली साइट बनाई जाती है, और उस नकली साइट का लिंक किसी व्यक्ति तक सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। जब वो व्यक्ति उस नकली साइट के लिंक पर क्लिक करता है तो सामने हूबहू असली साइट जैसी साइट ही खुलकर आती है, जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड मांगती है। जब आप उस नकली साइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो आपका डेटा सीधे हैकर के पास चला जाता है। उसके बाद वो आपको ओरिजिनल साइट पर भेज देता है, जिससे आपको भी शक नहीं होता, और उसे भी आपकी बेहद कीमती इंफॉर्मेशन यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो असली साइट में घुस सकता है। इससे बचने का तरीका यह है कि आप किसी साइट पर जाएं तो पहले उसका यूआरएल यानी वेब एड्रेस चेक कर लें। ये देख लें कि सर्टिफिकेट वगैरह सही है या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिशिंग को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है, क्योंकि अगर आपको साइट डेवलप करने की अच्छी नॉलेज है तो आपके पास फिशिंग करने का चांस है, लेकिन पकड़े जाने पर सजा भी अच्छी खासी होती है।
एक अच्छी बात यह है कि भले ही फिशिंग के चक्कर में लोग आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन साइबर सेल अब ऐसे साइबर क्राइम्स के प्रति बेहद सचेत है और तुरंत ही फिशिंग करने वाले को ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। विदेशों में कई ऐसे मामले सामने आए भी हैं, जहां सैकड़ों फिशिंग करने वाले हैकर पकड़े गए हैं और अब जेल की हवा खा रहे हैं। अब अंकुर उतरा हुआ चेहरा लेकर नहीं बैठा था, बल्कि बहुत ध्यान से सुमित की सारी बातें सुन रहा था। उसने सवाल पूछने के लिए एकदम से हाथ उठाया। सुमित का ध्यान उसकी तरफ गया। वो बोले, अंकुर तुम्हें कुछ पूछना है क्या? अंकुर तुरंत खड़ा होकर बोला, सर ऐसे भी तो कई हैकर होंगे ना, जो ट्रेस ना हो पाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते होंगे और फिर फ्रॉड करके बच भी जाते होंगे। सुमित कुछ सोचकर बोला, ऐसे हैकर्स भी होते तो हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है और उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता है। इसलिए उन्हें अपनी पहचान भी एनोनिमस यानी दुनिया से छिपा कर रखनी पड़ती है। बड़ी संख्या में तो इस तरह के फ्रॉड करने वाले अक्सर पकड़े ही जाते हैं। जो बच जाते हैं वे भी अगर 2-3 बार एक ही तरह का अपराध करते हैं तो पकड़े जाना लाजमी है। आजकल साइबर क्राइम्स को लेकर कानून बहुत सख्त हो गया है। वैसे तुम्हारे जैसा शार्प स्टूडेंट इन सब बातों में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तुम्हारा भी कुछ इरादा है क्या फ्रॉड करने का? ये सुनकर क्लास में सभी लोग हंसने लगे। अंकुर भी मुस्कुराकर बोला, नहीं सर, फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, आगे जाकर अगर कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इस बारे में सोचूंगा। ये सुनकर सुमित शर्मा भी हंस दिए। क्लास में थोड़ा खुशनुमा माहौल बना ही था कि अचानक से अकाउंट सेक्शन में काम करने वाले ब्रजेश क्लास में आ गए। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया। ब्रजेश ने सुमित से कहा, सर एक जरूरी अनाउंसमेंट करना था। सुमित थोड़ा सा पीछे होकर बोला, हाँ कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर ब्रजेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी लिस्ट निकाली और उस पर से नाम पढ़ते हुए बोला, अक्षत किसका नाम है? प्लीज खड़े हो जाइए। सबकी नजर पीछे घूम गई। अक्षत डरते डरते खड़ा हो गया। ब्रजेश ने एक बार फिर लिस्ट में देखा और बोला, विवेक जोशी कौन है? आप भी प्लीज खड़े हो जाइए। श्रुति के बगल में बैठा विवेक भी खड़ा हो गया। ब्रजेश ने आगे कहा, आप दोनों को बस ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपका नाम कॉलेज की फीस पेंडिंग लिस्ट में है और अपनी कॉलेज और हॉस्टल फीस भरने के लिए आपके पास 3 महीने से भी कम का समय है। अगर आप निश्चित तारीख पर अपनी फीस नहीं भरते हैं तो आप दोनों का नाम इंस्टीट्यूट से काटा भी जा सकता है। ब्रजेश की बात ने विवेक को वाकई में झकझोर कर रख दिया। बीते दिनों में इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई कि मुख्य मुद्दे पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि आखिर उसकी फीस कैसे जमा होगी। उसके ऊपर यह बम फोड़कर ब्रजेश क्लास से निकल गया। उसके जाते ही विवेक और अक्षत दोनों वापस बैठ गए। विवेक ने हल्का सा पीछे मुड़कर पीछे बैठे अक्षत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। श्रुति ने हैरानी से विवेक से पूछा, तुम्हारी फीस पेंडिंग है? तुमने तो कभी इस बारे में बताया ही नहीं। विवेक ने जवाब दिया, तो ये ऐसी कोई बात थोड़ी है जिसका सबके सामने ढिंढोरा पीटा जाए। अच्छा हुआ ब्रजेश जी ने आकर याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मैं बिना फीस के ही एडमिशन लेकर पढ़े जा रहा हूँ। ब्रजेश के जाने के बाद सुमित ने कुछ देर तक पढ़ाया। उसके बाद लंच का वक्त हो गया। पीछे बैठे अंकुर का ध्यान विवेक की तरफ गया। वो विवेक के चेहरे पर चिंता की लकीरें दूर से देख पा रहा था। सुमित के लेक्चर के बाद से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन अभी वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि अपने मन की बात विवेक से शेयर करे या नहीं। एपिसोड 12। लंच होने के बाद विवेक मेस के कोने में खाने की प्लेट लेकर अकेले ही बैठा था, लेकिन निवाला उसके गले के नीचे उतर नहीं रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि फीस किस तरह से जमा करेगा। पापा को फोन करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। दूसरा कोई तरीका उसे समझ में नहीं आया। उसका दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा ही था कि अंकुर अपनी प्लेट लेकर उसके सामने वाली बेंच पर बैठ गया। उसे देखकर विवेक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो अंकुर ने खुद ही उससे बात करनी शुरू कर दी। और भाई विवेक, क्या हाल है? हाल बेहाल है यार, विवेक ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? विवेक अंकुर की तरफ देखकर बोला, तुमने देखा ना आज क्लास में क्या हुआ? मुझे 3 महीने के अंदर फीस जमा करानी पड़ेगी, वरना अपना बोरियां बिस्तर लेकर इस कॉलेज को अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। अक्षत के बारे में तो मुझे पता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल काफी डामाडोल है, जिसकी वजह से वो अपनी फीस नहीं दे पा रहा। तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन ही है क्या? नहीं, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी नहीं है यार। इनफैक्ट मेरे पापा बैंक में काम करते हैं।
ये सुनकर अंकुर एकदम से बोला, क्या कहा? बैंक में? तो तुमने उनसे कहकर अब तक लोन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करवाया? इस पर विवेक गहरी सांस लेकर बोला, दरअसल बात यह है कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए घर पर बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया था। उसके बाद अपना सामान लेकर सीधा यहाँ राममूर्ति इंस्टीट्यूट आ गया। मेरा एनडीए क्लियर हो गया था और पापा चाहते थे कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस बात पर घर में बहुत बड़ी बहस हो गई थी। अब अगर मैं पापा से फीस जमा कराने की बात करूंगा तो वो बिल्कुल मानेंगे नहीं। उल्टा वो तो मुझे कॉलेज छोड़कर वापस एनडीए में ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए बोलेंगे। मुझे यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अंकुर इसके बाद कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाता रहा। विवेक ने खुद ही कुछ सोचकर अंकुर से कहा, वैसे एक तरीका मुझे समझ में आ रहा है। अगर इस बार के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैं और तुम साथ में काउंटर स्ट्राइक खेलने के लिए हिस्सा ले और जीत जाए तो विनिंग प्राइज से मैं अपनी फीस चुका सकता हूं। यह सुनकर अंकुर ने कहा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल 6 महीने बाद आएगा और तुम्हें कॉलेज की तरफ से सिर्फ 3 महीने की मोहलत मिली है। दूसरी बात यह है कि हर साल काउंटर स्ट्राइक का टोटल प्राइस 1 लाख होता है और कॉलेज और हॉस्टल की 1 साल की फीस बैठती है 1.5 लाख। तो उस तरीके से भी तुम अपनी फीस तो नहीं चुका पाओगे। यह सुनकर विवेक अपनी बेंच के पीछे पेट टिकाकर बैठ गया। उसे बची खुची उम्मीद भी खत्म होती लग रही थी। तभी अंकुर अपना खाना खत्म करते हुए बोला, वैसे मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुम अपनी पूरी फीस समय से पहले चुका सकते हो। यह सुनकर विवेक अधीर होकर अंकुर की तरफ देखने लगा। अंकुर आगे बोला, अभी लंच खत्म होने में टाइम है, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं तुम्हें कि हम क्या कर सकते हैं। विवेक ने तुरंत खाना खाकर प्लेट एक तरफ रखी और हाथ धोकर अंकुर के साथ मेस से बाहर निकल गया। अंकुर और वो अब 4th ईयर हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे। विवेक ने उससे पूछा, ये क्या, हम लोग 4th ईयर हॉस्टल की तरफ क्यों जा रहे हैं? अंकुर ने जवाब दिया, सब्र रखो, अभी सब पता चल जाएगा। वे लोग दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर सामने वाली लॉबी के एकदम आखिरी कमरे के पास पहुंचे। विवेक को यह जगह याद थी, यहीं पर उसने अंकुर को काउंटर स्ट्राइक में हराया था। अचानक लॉबी के आखिरी कमरे से राजन बाहर निकला और सामने खड़े अंकुर और विवेक को देखकर एकदम से चौंक कर बोला, अरे तुम दोनों एक साथ, तुम्हारी दोस्ती कब हुई? अंकुर ने राजन के कमरे में घुसते हुए कहा, सब बता देंगे सर, अभी थोड़ा जरूरी काम है। विवेक राजन के कमरे में घुसते ही चौंक गया, क्योंकि उसने सामने पूरा का पूरा बनाया पीसी रखा हुआ था। पीछे खड़े राजन ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो भाई? पूरा पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है, अलग अलग पार्ट्स की असेंबली करके बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। विवेक राजन की तरफ देखकर बोला, लेकिन लेकिन खुद का कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम बनवाने में तो काफी खर्चा आता है। राजन हंसकर बोला, हाँ खर्चा तो आता है, लेकिन मैंने और अंकुर ने काफी कम बजट में ही इस कंप्यूटर में सारी चीजें असेंबल करवाई हैं। ये पूरा सिस्टम 50,000 का पड़ा है, जिसमें से 5,000 का मॉनिटर, 12,000 का प्रोसेसर और बाकी सीपीयू वगैरह में लग गया। सारे के सारे पार्ट्स अमेज़न से अच्छे डिस्काउंट्स में मिल गए। दूसरी मजे की बात सुनो, हम दोनों ने ये पीसी बिल्ड करवाने का 1 रुपया भी घर से नहीं लिया। विवेक ने हैरान होकर पूछा, क्या? तो फिर पैसा कहां से आया? अंकुर ने जवाब दिया, सीनियर्स को इतना लूटा है काउंटर स्ट्राइक में, इतना पैसा कहां जाता, पूरा पैसा इसी काम में लगा दिया। आगे तो लोग मुझसे काउंटर स्ट्राइक खेलने से ही कतराने लगे, लेकिन तब तक ठीक ठाक पैसा जुटाया जा चुका था। विवेक उस पीसी के करीब गया और गौर से देखकर बोला, काफी बढ़िया सेटअप किया है। अंकुर उसकी तरफ देखकर बोला, और अब मुझे लगता है कि इस कंप्यूटर का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक ने उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। अंकुर एक पल को रुका और पहले कमरे से बाहर जाकर देखा, आसपास राजन और विवेक के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बात सुन सके। पूरी तरह से निश्चित होने के बाद उसने कमरे का दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया, ताकि उनमें से किसी की आवाज बाहर ना जाए। उसकी ये हरकतें राजन और विवेक समझ नहीं पा रहे थे। ये सब करने के बाद वो उनके पास आकर बोला, देखो विवेक, तुम्हें इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है और मुझे भी किसी वजह से जल्दी पैसे चाहिए।
तुम घर से मदद मांगोगे नहीं, और ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे कि तुम 3 महीने के अंदर ही 1.5 लाख रुपए फीस के जमा कर सको। आज सुमित सर ने जब हैकिंग करने के इस तरीके फिशिंग के बारे में बताया, तब से मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसमें कुछ हाथ आजमाया जाए। मैं और तुम चुटकियों में लोगों के अकाउंट हैक कर लेते हैं। आखिर छोटा मोटा घपला करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। विवेक 2 सेकंड के लिए तो बस अंकुर की शक्ल ही देखता रह गया। उसके बाद गुस्से से बोला, तो यही समझाने के लिए लाए थे तुम मुझे यहां कि हम बैंक वगैरह से फ्रॉड करके पैसे कमाएं? अंकुर सकपकाते हुए बोला, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो एक छोटा मोटा फ्रॉड करने में हर्ज क्या है। आज की दुनिया में जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को करोड़ों का चूना लगा देते हैं, वहां हम लोग तो बस कुछ लाख रुपयों की बात कर रहे हैं। विवेक भौहें तान कर बोला, हाँ ये सच है कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्रॉड करके किसी और का पैसा मार लूं। इससे अच्छा तो ये होगा कि कॉलेज के साथ साथ मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूं। अंकुर ने तारा कसते हुए कहा, अच्छा जी, जरा मुझे भी बताना कि आज की दुनिया में कौन सा पार्ट टाइम जॉब करके 3 महीने से भी कम समय में 1.5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। जरा हम भी तो जाने। विवेक ने चिढ़कर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा जो कम से कम तुम्हारे द्वारा सुझाए गए ऑप्शन से तो कई गुना बेहतर होगा। मुझे अभी से जेल जाकर अपना करियर चौपट करने का कोई शौक नहीं है भाई। तुम्हें है तो तुम शौक से जा सकते हो। अंकुर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, तुम तो अभी से ये मानकर चल रहे हो कि हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हम बच गए तो सोचो कि बैठे बैठाए थोड़ा रिस्क लेकर कितना फायदा हो सकता है। बकवास बंद कर अंकुर, विवेक ने चीख कर कहा। मुझे लगा था कि तुम शेखर वाले किस्से के बाद में सुधर जाओगे, लेकिन नहीं भाई, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। पर मुझे तुम्हारे साथ इन चक्करों में नहीं पड़ना, बल्कि मैं तुमको भी यही सुझाव दूंगा कि कोई भी गैर कानूनी काम करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पैसे कमाने का कोई और रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना कहकर विवेक गुस्से में दरवाजा खोलकर तेज गति से उस कमरे के बाहर निकल गया। इतनी देर से चुपचाप उसकी बात सुनता राजन अब अजीब नजरों से वहीं खड़े अंकुर को घूर रहा था। अंकुर राजन की तरफ देखकर बोला, क्या अब आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? राजन ने कहा, तुम्हें वो क्या गया अंकुर? जिस अंकुर को मैं 1 महीने से जानता हूं वो लोगों से काउंटर स्ट्राइक खेलकर पैसे जरूर लेता था, लेकिन फ्रॉड करने का विचार ये उसके मन में कभी नहीं आ सकता। मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि तुम बिना किसी वजह के ऐसे बोल रहे हो। कुछ तो बात जरूर है, तुम्हारे चेहरे से भी लग रहा है कि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी है। आखिर बात क्या है अंकुर? अंकुर गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में बोला, मेरी मां को कैंसर है राजन सर, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए मुझे। क्या? राजन ने चौंक कर कहा, कब हुआ ये? अगर ऐसा है तो तूने विवेक को ये बात क्यों नहीं बताई? क्या बताता मैं उसे? अंकुर रुआंसा होकर बोला, वो खुद ही अपनी परेशानियों से घिरा है। मैं उस पर एक और परेशानी का बोझ नहीं लादना चाहता था। मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे खुद ही निपटना चाहता हूं। आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप विवेक को कुछ मत बताना जाकर। मैं नहीं चाहता कि वो बात की वजह से अपना मन बदले। अगर वो मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहता ना सही, मैं अकेले इस काम को अंजाम दूंगा। राजन ने पूछा, वैसे तेरे घर के पास तेरे मामा का भी घर है ना? वो तेरी माँ का इलाज नहीं करवा सकते क्या? अंकुर बोला, इसी बात का तो डर है। मामा अपनी बहन यानी मम्मी से बहुत लगाव रखते हैं और इस वजह से वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल में उनका किसी भी तरह इलाज करवाना चाहेंगे, भले ही इस चक्कर में उनकी पूरी सेविंग्स क्यों ना खत्म हो जाए। अगर केमोथेरेपी भी करवानी पड़ी तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा खर्चा आ जाएगा। कम से कम 2-3 लाख का ट्रीटमेंट होगा और मेरे मामा मेरी माँ की तरह एक साधारण से टीचर है बेचारे।
वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो काफी होगा नहीं। मुझे खुद कुछ करना होगा। पापा को तो पहले खो चुका हूं, अब माँ को नहीं खो सकता। बात करते करते अंकुर की आवाज एकदम भारी हो गई थी। हमेशा जिंदा दिली से रहने वाले मजाकिया स्वभाव के अंकुर को इस तरह हताश और परेशान देखकर राजन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के 6 बजे श्रुति अपने हॉस्टल के थोड़ा बाहर कैंटीन के सामने प्रीति के साथ खड़ी हुई थी। दोनों कोल्ड कॉफी पीते हुए आपस में बातें कर रही थी। प्रीति बोली, अरे तूने कल वाली फाइट के बारे में सुना? कुछ लड़के कॉलेज के बाहर शेखर राजपूत से उलझ गए थे। उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टीज में से हैं। अब बेटा उन लड़कों को रेस्टिगेट होने से कोई बचा नहीं सकता। श्रुति चुप रही। अब वो भला प्रीति को क्या बताती कि लड़ाई शुरू करवाने में उसका और विवेक का हाथ था। प्रीति ने उसे खामोश देखा तो आगे बोली, वैसे मेरे सुनने में आया कि उस फाइट में तेरी क्लास के विवेक, अंकुर और राघव भी शामिल थे। ये सुनकर श्रुति हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा ऐसा था क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रीति आंखें हल्की सी भींच कर बोली, सही पता श्रुति, तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता ना? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? श्रुति ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि विवेक भी इस लड़ाई में शामिल हुआ होगा। सब कही सुनी बातें हैं। अभी दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, कही सुनी बातें नहीं है मैडम, ये सच में हुआ है और तुम्हें इस बारे में सब पता है। अनजान बनने का नाटक मत करो। ये आवाज सुनकर श्रुति के साथ साथ प्रीति की गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ी। उन्होंने देखा शेखर हमेशा की तरह अपने 4-5 आवारा दोस्तों के साथ उनके सामने खड़ा था। उन्हें वहां कैंटीन के पास देखकर श्रुति सकपक आ गई। उसने हड़बड़ाकर कहा, शेखर तुम यहाँ? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? लड़ाई के बाद मैंने पूछताछ करके पता किया था कि आखिर वो कौन लड़के थे जो ऐन मौके पर अंकुर को बचाने के लिए आ गए थे। और गैस करो कि मुझे क्या 2 नाम मिले, विवेक और राघव। मुझे ये भी पता चला है कि तुम सब एक ही सर्किल के लोग हो, साथ साथ उठते बैठते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें कैसे लड़के का साथ देते हुए जिसने आईटी ब्रांच की एक लड़की का ऑनलाइन हैरेसमेंट किया? ये सुनकर श्रुति धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो शेखर। झूठ मत बोलो, शेखर ने चिल्लाकर कहा, जिससे उन लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं था। उन सब का भी ध्यान वहीं चला गया। देखकर श्रुति बोली, प्लीज शेखर यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करो, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। शेखर समझ गया था कि श्रुति को इतने लोगों के सामने उससे बहस करने में शर्म आ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में किसी खुराफात ने जन्म ले लिया। तो उसके और पास आकर बोला, मैं चाहूं तो तुम सबको कॉलेज से निकलवा सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया है। अरे कैंटीन वाले भैया, जरा मुझे भी एक कोल्ड कॉफी तो दो। कैंटीन वाले ने बिना कुछ कहे तुरंत कोल्ड कॉफी का ग्लास उसके सामने रख दिया। शेखर ने ग्लास ले लिया। पास खड़ी श्रुति समझ ही नहीं पाई कि शेखर को कोल्ड कॉफी चाहिए क्यों थी, और जब तक समझी तब तक देर हो चुकी थी। शेखर ने थोड़ी सी कॉफी उसके सिर पर डाल दी थी। श्रुति एकदम हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो शेखर, पागल हो गए हो क्या? शेखर ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। श्रुति कसमसाते हुए बोली, उफ, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ज्यादातर लोग तमाशा ही देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ लड़के आगे बढ़कर बोले, ये क्या हरकत है, छोड़ो उस लड़की को, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शेखर ने उनकी तरफ चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में से किसी ने एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे लोग तुम्हारी हड्डियां तो तोड़ेंगे, लेकिन साथ में कॉलेज से भी बाहर कर दिए जाओगे। अपना करियर प्यारा है या नहीं है? यह सुनकर उन थोड़े बहुत लड़कों की भी हिम्मत जवाब दे गई। वहीं एकदम पास खड़ी प्रीति भी थोड़ा दूर हट गई, ताकि कहीं श्रुति के ऊपर बरसते शेखर के इस गुस्से का शिकार वो खुद भी ना हो जाए। शेखर ने अब तक
श्रुति की कलाई पकड़ी हुई थी। अब श्रुति की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो शेखर। शेखर बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन एक सबक सिखाकर, ताकि तुम सबको पता चले कि शेखर राजपूत की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम उस अंकुर और विवेक की दोस्त हो ना? बोल देना उनसे कि शेखर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। देखता हूं कि वो या फिर इस कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट क्या उखाड़ लेगा मेरा। इतना कहकर शेखर ने पूरा का पूरा कोल्ड कॉफी का गिलास श्रुति के सिर पर उड़ेल दिया। बाल के साथ साथ श्रुति का हरा टॉप और नीली जींस भी खराब हो चुके थे। बाकी सब लोग बस मूर्ति की तरह तमाशा देख रहे थे। वाकई में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ होने के बावजूद शेखर के खिलाफ उंगली भी उठा सके। शेखर ने श्रुति की कलाई एकदम से छोड़ दी और खाली कोल्ड कॉफी का गिलास वापस कैंटीन वाले भैया के सामने रख दिया। उसके बाद उसने श्रुति से कहा, देखा तुमने, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और इसके बाद भी यहां खड़े एक इंसान में भी इतनी हिम्मत नहीं है। ये है शेखर राजपूत की असली पावर। अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। बस आगे से ये याद रखना कि तुमने या तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने अगर फिर से राधिका को परेशान करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हो सकता है। श्रुति धीरे धीरे सुबक रही थी। उसने शेखर को कोई जवाब नहीं दिया। इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से तमाशा बनाए जाने की वजह से उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। तब तक शेखर भी अपने मवाली दोस्तों के साथ वहां से जा चुका था। अब वहां पर बचे थे तो बस चंद लोग, बेबस खड़ी प्रीति और रोती हुई श्रुति, जिसका सभी के सामने शेखर तमाशा बनाकर चला गया था। एपिसोड 13। शाम 7 बजे सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। विवेक फर्स्ट ईयर वाली कैंटीन के सामने बैठा गर्मा गर्म चाय बहुत ही गुस्से में पी रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंकुर से उससे फ्रॉड करने के बारे में बात हुई थी। वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं ऐसे किसी काम में उसका साथ दूंगा। ये बड़बड़ाते हुए उसने जोर से चाय का गिलास टेबल पर पटक दिया। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा और जाकर कैंटीन पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पैसे थमाए। इतना करने के बाद वो हॉस्टल वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे एकदम से किसी की आवाज आई, विवेक रुको। विवेक ने मुड़कर देखा तो अपनी क्लास के विनोद को वहां देखकर चौंक गया। उसने पूछा विनोद से, क्या हुआ भाई, कोई जरूरी बात करनी थी क्या? साफ पता चल रहा था कि विनोद भागते भागते विवेक की तरफ आया था। उसने हाफते हुए कहा, वो गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाली कैंटीन के पास शेखर ने सबके सामने श्रुति से बदतमीजी कर दी। ये सुनकर विवेक की भौहें तन गई। अंकुर के लिए उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने अधीर होकर पूछा, क्या किया उसने? विनोद बोला, सबके सामने श्रुति की कलाई पकड़कर उसके ऊपर कोल्ड कॉफी का एक पूरा गिलास उड़ेल दिया। उसके बाद वहां से चला गया। श्रुति अभी भी वहीं और रो रही है। शेखर बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था तो सोचा कि तुम्हें इस बारे में बता दूं। विवेक गुस्से से बोला, एक लड़का तुम सबके सामने कॉलेज की एक लड़की से इतनी बदतमीजी करके चला गया और तुम सारे के सारे बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस पर विनोद बोला, वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है विवेक, उसके साथ गुंडे भी थे। हम लोग श्रुति को बचाने के लिए आगे बढ़ते, उसके गुंडे हमारे हाथ पैर तोड़ देते। विवेक बोला, तुम सब मिलकर हमला करते तो वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन शायद वहां मौजूद किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अब एक तरफ हटो, मुझे श्रुति का हाल जानने जाना है। इतना कहकर विवेक तेजी से गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाली कैंटीन की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ उस कैंटीन के पास से भीड़ छटने लगी थी। प्रीति के साथ कुछ लड़कियां वहीं रुक गई थी, जो रोती हुई श्रुति को थोड़ी सांत्वना दे रही थी। प्रीति ने श्रुति से कहा, आई एम सॉरी यार, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं शेखर के सामने कुछ बोलूं।
उसे लगता है कि उसके पापा एक बड़े नेता हैं, तो उसे कुछ भी मनमानी करने का हक मिल गया है। तो अभी हॉस्टल चलकर कपड़े चेंज कर ले, हम इस बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। श्रुति हॉस्टल की तरफ बढ़ी रही थी कि उसने देखा कि विवेक तेजी से भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और विवेक से लिपट कर रोने लगी। विवेक ने भी श्रुति की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं श्रुति, रोना नहीं है। रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ये काम किया है। विवेक से सांत्वना मिलने के बाद कांपती हुई श्रुति उससे धीरे से अलग हो गई। पीछे खड़ी प्रीति ने थोड़ा उग्र होते हुए विवेक से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी शेखर से पंगा लेने की? तुम्हें पता नहीं कि शेखर कौन है? विवेक ने भी पलटकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है जबरदस्ती किसी के साथ लड़ाई करने का, लेकिन वो और उसके गुंडे हमारी क्लास के एक लड़के को कॉलेज के बाहर पीट रहे थे, तो भला हम क्या करते? और तुम मुझसे मेरी गलती क्यों बता रही हो? तुम ये बताओ, तुम तो यही थी ना जब शेखर ने तुम्हारी रूममेट के साथ ऐसी बदतमीजी की? तुमसे कुछ नहीं बोला क्या तब? ये सुनकर प्रीति चींपकर खामोश हो गई। उसके बाद विवेक ने श्रुति की तरफ देखा। उसके कपड़ों पर गोल्ड कॉफी के दाग देखकर वो बोला, अभी तुम हॉस्टल जाओ श्रुति, हम लोग कल शेखर की शिकायत अपने डिपार्टमेंट के हेड से करेंगे, और अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो सीधा डीन के पास जाएंगे। इस मामले को ऐसे ही ठंडा नहीं होने देंगे। प्रीति दोबारा बोली, उसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। विवेक गुस्से से प्रीति को देखते हुए बोला, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा यही है कि कुछ ना कुछ करने की ही कोशिश करें। फिलहाल तो तुम श्रुति को कमरे तक ले जाओ, इतना तो कर ही सकती हो ना कम से कम। प्रीति विवेक की आवाज में हल्का सा ताना महसूस कर रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो चुपचाप श्रुति को लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। लड़कों को गर्ल्स हॉस्टल के आसपास अलाउ नहीं करते थे, तो इसलिए वो वहीं दूर से खड़ा श्रुति को प्रीति के साथ हॉस्टल की तरफ जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में शेखर के लिए बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। अगली सुबह श्रुति नजरें झुकाकर बैग टांगे बिल्डिंग की तरफ चलती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंची, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिखने लगे, क्योंकि वहां विवेक के साथ राघव, अक्षत और उसी की क्लास के 3-4 लड़के खड़े थे। उसने विवेक के पास पहुंचकर पूछा, ये सब क्या है विवेक? विवेक बोला, तुम्हें क्या लगा था शेखर हमारी क्लास की एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक करेगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? हम अभी एचओडी यानी अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स जब एक साथ उसके खिलाफ बोलेंगे तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना ही पड़ेगा। श्रुति गहरी सांस लेकर बोली, ये सब करने की क्या जरूरत थी विवेक? जरूरत है श्रुति, आज उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, कल किसी और के साथ करेगा, या फिर क्या पता कि तुम्हारे साथ वो दोबारा ही ऐसी हरकत करने की कोशिश करे। हमें शेखर राजपूत को ये एहसास दिलाना होगा कि उसके पिता होंगे बहुत बड़े नेता, लेकिन ये कॉलेज किसी की जागीर नहीं है, या किसी की खुलेआम गुंडागर्दी नहीं चल सकती।